हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। आपको बता दें कि बीच बीच में मैं नेशनल इंटरनेशनल लगातार डाल रहा हूं, परंतु बहुत जल्द इसे मैं रेगुलर भी कर दूंगा। यानी आने वाले समय पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मटेरियल आपको लगातार झारखंड अपडेट चैनल पे मिलते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो देखते रहिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को और बने रहिए झारखंड अपडेट के साथ करंट अफेयर्स के लिए, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या फिर झारखंड करंट अफेयर्स। तो आइए शुरुआत करते हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। इसके तहत दोस्तों आज का पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं और आज का पहला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का 2024 में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों बता दें कि 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई है बिरसा मुंडा की। आपको बता दें कि 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अंतिम सांस ली थी 9 जून 1900 को। आपको बता दें कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल यानी झारखंड के आसपास वाले जो राज्य हैं और आदिवासी इलाके हैं, उन्हें उन इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। यानी धरती आबा कहते हैं यहाँ के आदिवासी इलाकों के लोग। शॉर्ट में बिरसा मुंडा के बारे में आप दोस्तों आपको बता दें कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातू गांव में, जो कि खूंटी जिले के अंतर्गत है, वहां हुआ था। और 3 फरवरी 1900 को जमको पाई जंगल में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 9 जून 1900 को अंग्रेजों की कैद में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 18 जून को। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह है हेट स्पीच को मुकाबला करने का, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे घोषित किया गया था। और प्रतिवर्ष 18 जून को हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार हेट स्पीच किसी भी प्रकार का भाषण या लेखन है जो धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या किसी अन्य पहचान वाले कारक के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह पर हमला करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न नंबर 3 है, रूस ने प्रतिबंध लगाने के 21 साल बाद इनमें से किस संगठन को आतंकी सूची से हटाने का फैसला किया है। यह है दोस्तों तालिबान। तालिबान को पहले बैन कर दिया गया था, ऑलमोस्ट सभी देशों ने बैन किया था। अब रूस ने प्रतिबंध लगाने के 21 वर्ष के बाद तालिबान को आतंकी सूची से हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि रूस का तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला ले लिया गया है और वर्ष 2003 में रूस ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ था। चीन समेत कुछ देशों ने आधिकारिक राजदूतों की नियुक्ति भी कर दी है और तालिबान के राजदूतों को मान्यता भी दे दी है। अनेक देशों ने व्यापारिक समझौते भी कर लिए हैं अफगानिस्तान यानी तालिबान के साथ। हाल में कजाकिस्तान ने तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत भी लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। यह था प्रश्न नंबर 3 दोस्तों। और आपको बता दें तालिबान के बारे में थोड़ा सा जानकारी कि इसकी स्थापना 1994 में कंधार शहर में की गई थी यानी अफगानिस्तान में। और पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र। तालिबान उन गुटों में से एक था जो सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते थे, की वापसी के बाद अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए गृह युद्ध लड़ रहा था। इसके सदस्य अफगानिस्तान के मुजाहिदीन लड़ाके थे जिन्होंने 1889 में अमेरिका की मदद से सोवियत सेना को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था।
वर्ष 2003 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जिसे अब आतंकी सूची से हटा दिया गया है रूस के द्वारा। आपको बता दें कि तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर वहां सरकार बना लिया है और इसके बाद से वो लगातार दुनिया से उसे मान्यता देने की मांग करता आ रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दुनिया के किस शहर का पहला स्थान है? इस इंडेक्स में दोस्तों न्यूयॉर्क को पहला स्थान दिया गया है। अगर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की बात करें तो सभी कैटेगरी में टॉप रैंकिंग पर है। फर्स्ट रैंक में न्यूयॉर्क, जबकि सेकंड रैंक पे आया है लंदन, थर्ड रैंक हासिल हुआ है सेंट जोन्स को और 350वां रैंक हासिल हुआ है भारत के दिल्ली को। वहीं इंडेक्स 21 मई 2024 को जारी किया गया था। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक करती है और रिपोर्ट में इन 1000 शहरों को स्कोर दिए जाते हैं और फिर इन स्कोर के आधार पर रैंकिंग की जाती है और सबसे ज़्यादा स्कोर पाने वाले शहर को 100 स्कोर मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और दोस्तों इस कैटेगरी में आपको बता दें कि जो आधार है कैटेगरी में वो अर्थशास्त्र है, शासन है, जीवन की गुणवत्ता है, पर्यावरण है यानी और मानव सूची है। ये पांचों आधार होते हैं रैंकिंग के। सभी में अलग अलग स्कोर दिया जाता है और इसी आधार पर रैंकिंग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी दी है। इस किस्त में कितनी रकम है? आपको बता दें कि 20,000 करोड़ रुपए की यह रकम है जो 17वीं किस्त के रूप में किसानों को दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। पीएम मोदी ने शपथ लेने के बाद यानी तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहला फैसला पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किया है। इस बार 9.3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा और 17वीं किस्त उन्हें प्राप्त होगा। आपको बता दें कि किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। वहीं पीएम किसान निधि की बात करें दोस्तों, जो कि एक केंद्र की योजना है, शुरुआत इसकी 2018 दिसंबर में की गई थी और केंद्र की एक प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत चारागाह नष्ट हो गए हैं, जिस पर लाखों लोग खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए निर्भर थे? इसका उत्तर है दोस्तों 50% जो चारागाह है यूएनसीसीडी की रिपोर्ट के अनुसार वह अब समाप्त हो गए हैं। यूएनसीसीडी दोस्तों इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। और दोस्तों यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स और जारी करने वाली संस्था यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन है और 21 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में इसे जारी किया गया था यूएनसीसीडी के द्वारा। वहीं रेंजलैंड्स या चारागाह किसे कहते हैं, आपको बता दें कि जहां घास, झाड़ियां और दूसरी प्राकृतिक वनस्पतियां उगती है और जिसका उपयोग पशुओं को चरने के लिए किया जाता है और यहां खेतों जैसी खेती करने वाली भूमि नहीं होती, बल्कि यहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग केवल जानवरों को चारा देने के लिए या कह सकते हैं चारा देने के लिए या चारा चराने के लिए किया जाता है। ऐसे ही लैंड को रेंजलैंड्स कहते हैं, हिंदी में चारागाह, और ऐसे 50% रेंजलैंड्स जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स पारा चैंपियनशिप 2024 महिला T20 400 मीटर दौड़ में किस भारतीय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है? यह है दोस्तों दीप्ति जीवन जी। आपको बता दें कि ये जो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स पारा चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन जापान के कोबे में किया गया था मई 2024 में और भारत की 20 वर्षीय दीप्ति ने महिलाओं की T20 400 मीटर फाइनल में 55.07 सेकंड
में मुकाबला खत्म कर वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने यूएसए के ब्रेना क्लार्क के 2023 के वर्ल्ड पेलिस चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा है और इसके साथ ही दीप्ति ने पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा भी हासिल कर लिया है। पैरालंपिक और 2024 का पैरालंपिक कोटा को हासिल कर लिया है। प्रश्न नंबर 8 है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का ऐलान किया है? ये उत्तर है दोस्तों अमरावती। अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाया जाएगा चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। पहले 3 राजधानी की भी बात हुई थी आंध्र प्रदेश की। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तब हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी घोषित किया गया था और साथ में आंध्र प्रदेश की भी राजधानी थी। आपको बता दें कि इसी दौरान यह तय हुआ था कि 10 वर्षों के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी। और बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश के पहले सीएम चंद्रबाबू नायडू बने थे। उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का विचार रखा था और 2019 में उन्होंने सत्ता खो दी थी और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने के नेतृत्व वाली जब सरकार बनी थी तो रेड्डी ने 3 राजधानी पर विचार किया था। हालांकि अब आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी अमरावती की बात की जा रही है, जो वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस पड़ोसी देश ने जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए भारत से मदद मांगी है? इसका उत्तर है दोस्तों नेपाल। नेपाल में जन औषधि केंद्र स्थापित करने से उसके नागरिकों को कम लागत वाली भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश मॉरिशस है, जहां केंद्र खोलने का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में बता दें कि केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है और जन औषधि केंद्र के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होती है। छोटे मेडिकल स्टोर जैसे दुकान होते हैं जिन पर जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होती है कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। और वर्तमान में भारत में 10,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और प्रतिवर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाड में सैन्य शासन का अंत कर किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? इसका उत्तर है इदरीस डेबी। अब राष्ट्रपति बन गए हैं चाड के। आपको बता दें कि 23 मई 2024 को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है और चाड जो कि एक उत्तर मध्य अफ्रीकी देश है, वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं इदरीस डेबी। डेबी के सत्ता में आने से तेल समृद्ध देश में 3 साल से चल रहे सैन्य शासन का अब अंत हो गया है। वहीं चाड के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि चाड एक उत्तर मध्य अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी एनजामेना है। वर्तमान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं इदरीस डेबी। जनसंख्या 1.77 करोड़ है और मुद्रा है वहाँ की मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक और भाषा बोली जाती है फ्रेंच और आधुनिक मानक भाषा अरबी। और आसपास के जो देश है या कह सकते हैं पड़ोसी देश, वो लीबिया और सूडान है। प्रश्न नंबर 11 है, NCLT यानी द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय को मंजूरी दी है? यह है दोस्तों विस्तारा। आपको बता दें कि एयर इंडिया और विस्तारा से जुड़ी योजना को 6 जून 2024 को मंजूरी दे दी गई है। एयर इंडिया और विस्तारा दोनों टाटा ग्रुप का हिस्सा है। इस मर्जर के बाद देश के दोनों प्रमुख एयरलाइंसों की संयुक्त संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि संयुक्त कंपनी का नाम अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। टाटा समूह के नियंत्रण वाली दोनों एयरलाइंस के विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी और विलय के बाद कंपनी में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की 73.38% हिस्सेदारी होगी, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% और शेष 1.52 हिस्सेदारी SBI कैप ट्रस्टी लिमिटेड के पास होगी। प्रश्न नंबर 12 है, IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये हैं दोस्तों युजवेंद्र चहल,
जो कि 33 वर्षीय हैं, राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर रहे हैं 2024 आईपीएल में। 22 अप्रैल 2024 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने यह 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ये तो दोस्तों आज का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। देखते रहिए झारखंड अपडेट, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।